मित्रों, जय माता की। संजय बोल रहा हूँ। आज हम बात करते हैं ज्योतिष की कुछ ऐसी सामान्य और असामान्य और विस्मयात्मक, जो आपको अचंभित कर दें, ऐसी विशेष व्यवस्थाओं की, जो हमारे समाज में, हमारे घर परिवार में पहले हुआ करती थी। कई जगह पे आज भी देखने में आती हैं, लेकिन हम उनको सामान्य मानकर देखा-अनदेखा कर देते हैं। लेकिन वो ज्योतिषीय संदर्भ में कितना महत्व रखती हैं और हमारे जीवन के जो अच्छे-बुरे पहलू हैं, उनको सुधारने और बिगाड़ने में कितना अहम रोल अदा कर सकती हैं, इसकी जानकारी हमें अवश्य होनी चाहिए। सामान्यतः आपने देखा होगा कि जो चंद्रमा 12 होता है, उसको खराब माना गया है। जिनके हॉरोस्कोप में चंद्रमा 12 हो, तो उनको विशेष सलाह दी जाती है कि वो अपने घर में अंडर वाटर टैंक ना रखें, बारिश का पानी काँच के बर्तन में सँभाल के रखें, ताकि आप चंद्रमा 12 के अच्छे असर ले सकें। लेकिन एक और ऑब्ज़र्वेशन जो मैंने की और आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जो ईसाई धर्म में जो पादरी होते हैं, जो ईसाई धर्म में जो पादरी होते हैं, जिनको फ़ादर बोलते हैं, तो उनका विशेष तौर पे चंद्रमा 12 देखा गया है। अब ये चंद्रमा 12 का एक एक विशेष गुण है कि ये इंसान को इंट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी बनाता है और जो लोग अंतर्मुखी होते हैं, वो अब जो बातें हैं, उनको विशेष तौर पे पचा जाते हैं। यानी कि उनके अंदर से आप जो जो रहस्य हैं, उन लोगों से आप इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते। और जो लोग चर्च में जाके कन्फेस करते हैं या जो अपना अपराध बोध है, उसको स्वीकार करते हैं चर्च में जाके, ऐसी व्यवस्था है ईसाई धर्म में कि अगर आपने कोई अपराध किया है और आप चर्च में जाके फ़ादर के सामने कन्फेस करो, तो उसका आपको क्षमादान हो जाता है। लेकिन वो जो फ़ादर हैं, उनसे भी ये एक्सपेक्टेशन होती है, उनसे भी ये आशा की जाती है कि वो उस रहस्य को जो उस इंसान ने बताया, उसको अपने तक ही रखें। तो अगर उसका चंद्रमा 12 होगा और विशेष तौर पे मिलता है, तो वो उस रहस्य को अपने अपने तक ही रखता है, अपने तक ही सीमित रखता है, उसको बाहर नहीं जाने देता। ऐसी व्यवस्था चंद्रमा 12 के लोगों के अंतर्मुखी होने की वजह से और चर्च के फ़ादर जो हैं, उनमें ये पाया जाता है। और एक और चीज़ मित्रों, आपने ऑब्ज़र्व की होगी बुध के बारे में कि जो बुध की आयु है वो 34 साल है। यानी कि जो आपका 35 साला चक्र है, उसमें जो बुध मैच्योर होता है आपके अंदर, जो बुध का एलिमेंट जो है उस प्लैनेट का, जो मैच्योर होता है वो 34वें साल में होता है। और ऐसा नॉर्मली ऑब्ज़र्व किया गया है कि जो इंसान का जो अकल जाड़ है, यानी कि विज़डम टूथ है, वो 32 से 34 साल के बीच में ही आती है। तो यानी कि उस अकल जाड़ आने का जो संबंध है, वो बुद्ध की मैच्योरिटी एज जो 35 साला चक्र में जो डिफाइन की गई, उससे कैसे इसका रिलेशन है, कैसे इसका संबंध बनता है, यानी कि आपके शरीर में जो बुद्ध का एलिमेंट है वो 100% मैच्योर हो गया, यानी कि आपको अकल जाड़ आ गई। जाने-अनजाने में मित्रों, आप लोगों ने देखा सुना होगा कि बहुत लोग अपनी घर की छत के ऊपर पक्षियों का दाना डालते हैं। ऐसा हमें ज्योतिष के हिसाब से बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी छत के ऊपर पक्षियों का आशियाँ बनाना या पक्षियों का किसी भी प्रकार की परमानेंट व्यवस्था करना, मतलब कि आप अपने हॉरोस्कोप में बुध 12 क्रिएट कर रहे हो। यानी कि बुध 12 की व्यवस्था कर रहे हो, बुध 12 को मुकम्मल कर रहे हो। और आप सभी जानते हो, लाल किताब के जानने वाले, कि बुध 12 अच्छा नहीं होता। उससे आपको व्यापार में भी हानि होती है और मानसिक व्यवस्था, बहन, बेटी, बुआ को भी इसका बहुत भारी नुकसान होता है। तो इसलिए कभी भी भूल के अपनी छत के ऊपर पक्षियों को दाना मत डालें। इसके विपरीत आप लोगों ने पुराने समय में व्यवस्था देखी होगी कि लोग अपने घरों में या अपने घर की छत के ऊपर मुल्तानी मिट्टी की या चिकनी मिट्टी की लिपाई-पुताई करते थे। वो व्यवस्था हमें बताती है और उस व्यवस्था का जो एस्ट्रोलॉजिकली ज्योतिष के हिसाब से जो मतलब बनता है, लाल किताब के हिसाब से जो मतलब बनता है, वहाँ आप शुक्र 12 क्रिएट कर रहे हो अपने हॉरोस्कोप में। जब आप अपने छत की लिपाई, पुताई मुल्तानी मिट्टी या चिकनी मिट्टी से करते हो, तो ये मान के चलिए कि आप अपने हॉरोस्कोप में शुक्र 12 क्रिएट कर रहे हो। और शुक्र 12 यानी कि उच्च का शुक्र, जो सबसे उत्तम शुक्र अपने आपके हॉरोस्कोप में माना जाता है। तो इसलिए
पुराने समय में आपने देखा होगा कि लोग अपनी छतों की पुताई मुल्तानी मिट्टी से या चिकनी मिट्टी से किया करते थे और इसके साथ-साथ आपने ये भी नोटिस किया होगा कि माताएँ पुराने समय में अपने आँगन की लिपाई जो गाय के गोबर से किया करती थी। अब आँगन जो है आपके हॉरोस्कोप का 9वाँ घर है और जो गोबर है, गाय का गोबर है, उसको केतु स्वरूप माना गया है, वो एक अच्छा केतु होता है और मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो 9वें घर का केतु कितना शुभ होता है, यानी कि बृहस्पति के घर में बैठा हुआ केतु और अगर ऐसी संतान किसी के घर में पैदा हो जाए कि जिसका बृहस्पति 2 में हो और केतु 9 में हो, तो वो एक बहुत वफ़ादार संतान होती है और इसलिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जितने वफ़ादार चौकीदार आप देखोगे, जितने भी वफ़ादार चौकीदार, बहादुर जिनको बोलते हैं, जो आपके घर में पहरेदारी का काम करते हैं, तो अगर आप देखोगे तो उन सब का केतु 9 में मिलेगा। और जो भी लोग ज्योतिषी के पास लाल किताब ज्योतिषी के पास ये शिकायत लेके आते हैं कि उनके अपनी पत्नी के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो ये देखा गया है और ये उपाय के तौर पे बताया जाता है कि वो अपनी छत पे मुल्तानी मिट्टी की व्यवस्था करें, ताकि वहाँ पे एक आर्टिफ़िशियल शुक्र 12 की जो एनर्जी है वो क्रिएट की जाए, जिससे कि उनके पति-पत्नी के संबंधों में सुधार किया जा सके। और दूसरा, आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा जिन लोगों के घरों में कच्ची ज़मीन की व्यवस्था नहीं होती, यानी कि आजकल क्या होता है कि लोग प्लॉट लेते हैं और सारे में फर्श छाप देते हैं और पूरे में मकान बना देते हैं, लेकिन कच्ची ज़मीन की व्यवस्था ना हो, तो वहाँ पे उस घर की महिलाएँ विशेष तौर पे निरोगिता को नहीं प्राप्त होती, यानी कि उनके शरीर में कुछ विशेष प्रकार के रोग रहते हैं क्योंकि उस घर में से जो जो नेचुरल शुक्र की व्यवस्था है, जो नेचुरल शुक्र की एनर्जी है, कच्ची ज़मीन के रूप में, वो विलुप्त हो जाती है, तो उस घर की औरतें इतना अच्छा स्वास्थ्य नहीं रहता। एक बात आप लोगों ने मित्रों नोटिस की होगी कि पुराने समय में हम हमेशा ये सुनते आए हैं कि लोग गड्ढे करके, ज़मीन में गड्ढे करके और उसमें सोना-चांदी दबाया करते थे। सोना-चांदी दबा दिया, यहाँ तक तो ठीक, लेकिन उस पे साँप क्यों आके बैठ जाते थे? ये बहुत बार हमने सुना है और नानी-दादी की कहानियों में आप हमेशा ये सुनते रहे हैं कि उनके घर में गड़ा हुआ धन मिला और वहाँ पे साँप बैठा था और उस गड़े धन को अगर किसी ने यूज़ कर लिया या ले लिया तो अगले दिन या कुछ दिनों में उनके घर में एक प्रकार की कोई मौत की घटना हो गई या कोई बुरा हादसा हो गया। लेकिन उन गड्ढों में जिनमें धन छुपा हुआ है, वहाँ साँप क्यों आते थे? इसके पीछे का आप ज्योतिषीय जो सूत्र है अगर आप वो समझेंगे, तो जो गड्ढा होता है, वो बुध का प्रतीक होता है। यानी कि जो खाली गड्ढा है, वो बुध का प्रतीक होता है और जो सोना है, वो बृहस्पति है और चाँदी है जो चंद्रमा है। तो जब गड्ढा यानी कि बुध और बृहस्पति आप मिलाओगे तो राहु बनेगा और फिर से चाँदी को भी लेके अगर आप गड्ढे का सूत्र देखें, तो आप बुध और चंद्रमा को मिलाओगे तब भी बुरा राहु बनता है। अब ये जो राहु बना है, राहु हमेशा मणि का प्रतीक होता है और अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जहाँ पे मणि होगी, तो साँप तो वहाँ पे आएँगे ही आएँगे। तो ये व्यवस्था किस तरह से ज्योतिषीय सूत्र के साथ जुड़ी हुई है, उसका संकेत यहाँ से मिलता है। बड़ी हँसी आएगी आपको ये सुन के कि किस तरह की खुराफ़ात चीज़ें मैं सोचता रहता हूँ, पर आश्चर्यचकित भी होंगे आप ज़रूर। आपने सुना होगा कि लोग बोल देते हैं कई बार ना जब इंसान बुढ़ापे में रोमांटिक बातें करता है या किसी प्रकार की इस तरह की रोमांटिक चर्चा करे तो लोग कह देते हैं, पत्नी हमेशा कह देती है कि आप तो सठिया गए हो। अब सठियाना यानी कि 60 साल। अब यही व्यवस्था अगर इसी तरह का अगर व्यवहार पति अगर 27-28 साल की उम्र में करे, तो समझा जाता है। लेकिन अगर 60 साल की उम्र में करे तो उसको सठियाना ही क्यों कहा गया? उसको 60 के साथ क्यों जोड़ा गया? तो उसका जवाब लाल किताब के जो 35 साला चक्र है, उसका जो दूसरा दौर चलता है, जब 35 साला चक्र का दूसरा दौर चलता है और दूसरे दौर में शुक्र जब आता है, तो वो एग्ज़ैक्ट 60 साल की एज होती है, 60 से 62 साल की उम्र होती है, जिसमें कि शुक्र दूसरी बार आपके 35 साला चक्र में आता है
और वहाँ से ये सूत्र जुड़ा हुआ है कि उसमें सठियाना का शब्द जोड़ा गया क्योंकि इंसान रोमांटिक होता है, रोमांटिक बातें करता है और वो शुक्र का दूसरा दौर होता है उसके जीवन का, जिसकी वजह से वो इस तरह के फ़ेज़ से निकलता है अपनी लाइफ़ में और उसको सठियाना से जोड़ा गया। यूँ ही नहीं कह दिया गया कि आप सठिया गए हो। तो ये व्यवस्था कहाँ जुड़ी हुई है और कैसे-कैसे ये सूत्र आपस में बंधे हुए हैं सिर्फ़ देखने का नज़रिया चाहिए। एक और व्यवस्था आप लोगों ने शादियों में देखी होगी, नोटिस की होगी कि जब भी लड़की पहली बार अपनी ससुराल जाती है अपने मायके से शादी करके, तो उसके साथ उसके भाई को, ख़ास तौर पे उसके छोटे भाई को उसके साथ भेजने की व्यवस्था की जाती थी। सामान्यतः ख़ास तौर पे तो ये होता था उन लोगों के लिए कि जिन लड़कों के शुक्र 11 में हों, तो उनके साले को उसकी पत्नी के साथ पहली बार उसके घर यानी कि जब शादी करके वो अपनी पत्नी को ले जा रहा है, तब भेजा जाता था। लेकिन फिर बाद में ये व्यवस्था सबके लिए बन गई। लेकिन इसके पीछे जो विशेष ज्योतिष छुपा हुआ है, वो ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति का शुक्र 11 में हो और शुक्र 11 मतलब उसकी पत्नी और उसकी पत्नी को हेल्प देने के लिए अगर उसका भाई यानी कि मंगल 3 में हो, तो ऐसी व्यवस्था मानी जाती है कि वो उस व्यक्ति के काम-कारोबार के लिए, लाभ के लिए बहुत शुभ होता है। इसीलिए ये व्यवस्था बनाई गई कि जिन लोगों का शुक्र 11 में हो, तो उनकी पत्नी जब पहली बार घर आए, तो उसका भाई यानी कि उसका मंगल उसके साथ आए। इसीलिए तो लाल किताब ज्योतिषी हमेशा उस व्यक्ति को जिसका शुक्र 11 में हो, ये सलाह देते हैं कि आप अपने साले को, अपनी पत्नी के भाई को खुश रखें, तो वो उसके काम-कारोबार के लिए लाभदायक होगा। और आज भी बहुत लोग इसको गाँव देहात में फ़ॉलो करते हैं और अगर आप लोग नहीं करते और आप देखते हो कि किसी व्यक्ति का शुक्र 11 में है, तो आपको ये हमेशा बोलना चाहिए कि उस व्यक्ति की पत्नी का जो भाई है वो पहली बार जब वो अपनी ससुराल आ रही है, तो उसके साथ आए। तो मित्रों ये थे कुछ लाल किताब के छुए-अनछुए, कहे-अनकहे पहलू, जो सामान्य तौर पे आप अपने चारों तरफ देखते हो, लेकिन कभी ध्यान नहीं जाता। सिर्फ़ मेरा ये प्रयास रहता है कि इन रहस्यों से पर्दा उठाया जाए ताकि आप इनके पीछे छिपे हुए जो शास्त्र है, उसको उसकी ताकत को देखें, समझें और उसको अपने जीवन में अपनाएँ ताकि इसका लाभ उठाया जा सके। जय माता दी, जय सिया राम। आप सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें, फिर मिलेंगे।